हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो पहला लेसन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी। पहला जो चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला अध्याय है यूनिट 1 जनन, और इसमें आपको पहला अध्याय है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए हम लोग बात करते हैं जीवों में जनन की। देखिए, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि जनन क्या है और जनन की विधियों के बारे में आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए, आपको पता होगा कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित क्या होता है, जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, हर एक जीव का जीवन चक्र होता है। उस जीवन चक्र में अपने ही समान संतति को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए कि जितने भी जीव हैं इनके जीवन चक्र में उनका जन्म होता है, उनका वृद्धि होता है, वह मैच्योर होते हैं, परिपक्वता को प्राप्त करते हैं और उनमें जनन प्रवस्थाएं देखने को आपको मिलती हैं। जैसे जैसे जीवों का आयु बढ़ता जाता है उनके शक्ति का ह्रास होने लगता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी क्रियाकलाप को हम क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। ठीक ना, यानी जब व्यक्ति मर जाता है तो जब से जन्म लिया और जब मर गया, इस बीच की जो अवस्था है इसी को हम बोलते हैं जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। और अब लाइफ साइकिल के अंतर्गत यानी मरने से पहले अपनी ही तरह की संतानें इस पृथ्वी पर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आप यानी अगर एक शब्द में बात किया जाए जनन क्या है, तो अपने ही तरह की संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए, मृत्यु इस जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है। मृत्यु के पश्चात जितने भी जीवधारी होते हैं उनका अपघटन हो जाता है। ठीक ना, जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाता है, उनका अपघटन होता है। अपघटन किस रूप में होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के रूप में हो जाता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि जो तत्व हैं वह क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और फिर इन पदार्थों का जो है चक्रण जीवित और अजीवित पदार्थों के मध्य चलता रहता है। ठीक है, कैसे चलता रहता है थोड़ा सा उसको भी मैंने बता देता हूँ। देखिए, जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जितने भी तत्व उस मृत जीव से प्राप्त होता है यानी जो मुक्त होते हैं, वह पुनः पौधों के माध्यम से, पौधों के जो जड़ होते हैं उनके माध्यम से पौधों में चले जाते हैं, पौधों से अनाज में चले जाते हैं। फिर अनाज को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। फिर मनुष्य जब मरता है तो फिर विलीन हो जाता है। तो ये जो चक्रण है, ठीक ना, ये चलता रहता है। ठीक ना, जीवों और अजीवों के बीच ये चक्रण जो है क्या होता है, चलता रहता है। ठीक ना, बात समझ में आई? यानी कोई भी जीव अमर नहीं है। ठीक ना, कोई भी जीव अमर नहीं है, सबकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है और उसी निश्चित यानी जो अवधि है, इनकी निश्चित जो अवधि है उस में उन जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, जन्म की क्रिया करते हैं और जब उनकी समय अवधि पूरी हो जाती है, समय अवधि पूरी होती है तो वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अगर बात किया जाए कई जीवों का जो लाइफ साइकिल होता है,
छोटा होता है, यानी कम दिनों का होता है। बहुत सारे ऐसे जीवधारी हैं जिनका लाइफ जो साइकिल है वो ज़्यादा दिनों तक होता है। अगर हम लोग बात किया जाए बरगद की बात किया जाए तो इनका जो जीवन काल होता है सैकड़ों वर्ष तक होता है, ठीक ना। कितने साल तक होता है? सैकड़ों वर्ष तक होता है, ठीक ना। देखिए कुछ जीवों का हम लोग अनुमानित जीवन काल देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल हम लोग अरिहंत प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न है। देखिए एनसीईआरटी में इस ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि हाथी का लाइफ साइकिल क्या है, ठीक ना। हाथी का अगर लाइफ साइकिल की बात किया जाए, जीवन काल की बात किया जाए तो 75 साल, 75 साल हाथी का है। हाथी का कितना है? 75 साल, ठीक ना। कुत्ता यानी डॉग का कितना है? 15 से 16 वर्ष। तितली का 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। कौवा कितने साल तक जीता है? 15 से 16 वर्ष तक। गाय कितने साल जीती है? तो 26 से 27 वर्ष तक। तोता 140 वर्ष तक। देखिए देखने में तोता जो है छोटा है, लेकिन इसकी जो उम्र है, लाइफ साइकिल है, यानी जीवन काल है, वह कितना है? 140 वर्ष का। हम लोग से भी वो ज़्यादा जीता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं मगरमच्छ की। उसका शरीर देखिए कितना भयानक है, लेकिन कितने साल तक जीता है? मात्र 60 साल तक। घोड़ा 50 साल तक जीता है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करें ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला कितने साल तक जीता है? 30 वर्ष तक। कछुआ देखिए 200 से 250 वर्ष तक। धान 3 से 4 माह, आप जानते ही हैं। गेहूँ 4 से 4.5 माह। गुलाब 5 से 7 वर्ष। केला 25 वर्ष तक जीवित रहता है। और बरगद की बात किया जाए, बरगद की बनियान ट्री की बात करें तो 200 वर्ष तक, है ना। और पीपल की बात किया जाए, पीपल कितना इसका लाइफ साइकिल होता है पीपल का? तो 2000 वर्ष। सबसे लंबा अगर किसी का लाइफ साइकिल है, यानी जीवन चक्र है, तो वह है पीपल। ये 200 वर्ष तक जीता है, इसको याद रखेंगे। पीपल जो है 200 वर्ष तक जीवित रहता है। चलिए आगे हम लोग बात करें। आगे बात किया जाए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, ठीक ना। ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और बहुत कम समय में हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जनन परिचय की। रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपसे देखिए सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जनन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जनन आपसे पूछा जाता है कि जनन कैसी प्रक्रिया है, तो क्या बताएंगे? जैविक, ठीक ना। जनन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है, ठीक ना। जनन क्या है? जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। जनन द्वारा जीव अपने समान अन्य संतति उत्पन्न करता है, यानी अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया करता है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव है। जनन द्वारा ही आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, ठीक ना। आनुवंशिक पदार्थ कैसे होता है? जनन की क्रिया द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचता है। यानी आनुवंशिक पदार्थ क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी जो माता पिता का गुण होता है वह उनके संतानों में प्रविष्ट होता है, ठीक ना। यानी माता पिता का जैसा गुण होता है वह गुण उनके संततियों में पहुंचता है। इसी को हम बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, ठीक ना। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है हम लोगों का? तो आनुवंशिक पदार्थ हमारा डीएनए है, ठीक है। डीएनए में सारे आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं वह निहित होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है एक जीव से दूसरे जीव में?
तो ये जनन की क्रिया द्वारा होता है। दो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में संयुग्मित होती हैं तो संयुग्मित होने के बाद वह क्या होती हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, और जो भी गुण उन संतति का रहता है यानी उस पेरेंट का रहता है वह गुण नए संतति में प्रविष्ट होता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए विभिन्न जो जीव होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, और उन भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार के जनन आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर जीवाणुओं में हम लोग बात करें, जीवाणुओं में, तो जीवाणुओं में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, जीवाणुओं में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक ना, जीवाणुओं में किस प्रकार का जनन देखने को मिलता है, अलैंगिक। अलैंगिक को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अनावृत्त पादप में किस प्रकार का होता है, अनावृत्त पादप में कायिक जनन आपको देखने को मिलता है। ठीक ना, किस प्रकार का, कायिक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन भी आपको देखने को मिलता है। आवृत्त बीजी पादपों में कायिक जनन के साथ साथ, है ना, कायिक जनन के साथ साथ क्या मिलता है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। परंतु सभी प्रकार के जनन में कुछ मूल समानताएं आपको देखने को मिलती हैं जो निम्नवत हैं। नीचे देखते हैं एक एक करके क्या समानताएं आपको देखने को मिलता है। ठीक ना, जितने भी प्रकार के जनन हैं उन सभी जनन में एक मूल समानताएं आपको देखने को मिलता है। क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए पहला है आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण होता है। ठीक है। दूसरा डीएनए का द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तीसरा क्या होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिकाओं में वृद्धि, ग्रोथ इन सेल। जनन इकाइयों का निर्माण यानी रिप्रोडक्टिव, जनन इकाइयों को बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का निर्माण। जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीव का निर्माण। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं 6 पॉइंट, ये सभी प्रकार के जनन में ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक ना, ये समानताएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक ना, आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रसायनों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। उनके डीएनए का द्विगुणन यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कोशिका विभाजन क्रिया होती है, कोशिकाओं में वृद्धि देखने को मिलता है। जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो ये सारे कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलता है सभी प्रकार के जनन में। चलिए आगे हम लोग बात करें, जनन का उद्देश्य क्या है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, इनका जनन का उद्देश्य क्या है। देखिए जनन का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता की हम लोग बात करें, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। देखिए होता क्या है कि जनन के द्वारा जीवों में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। ठीक ना, यानी उसकी जाति बनी रहती है, उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, अगर जनन की क्रिया ना हो तो जाति की जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया है वह रुक जाएगी, तो उसकी जाति नहीं चल पाई। यानी जाति जब रुक जाएगा, ठीक है, यानी जनन की क्रिया जब रुक जाएगी तो उसकी जाति वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो जाति की निरंतरता बनाने के लिए ये जरूरी है कि जनन क्रिया हो। ठीक ना, जाति वो अगर चाहते हैं कि बनी रहे तो जनन होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जीवों की जो स्पीसीज है, जातियां हैं, वह लुप्त हो गई। जैसे डायनासोर हो गया, और भी बहुत सारे जीव हैं जो आज दिखाई नहीं देते हैं, है ना, उनकी जातियां क्या हो गई, लुप्त हो गई। बात समझ में, जनन उनमें नहीं हुआ, जब जनन नहीं हुआ तो उनकी जातियां उत्पन्न नहीं हुई और वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। आगे बात करें, जाति वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जाति वृद्धि की बात करें हम लोग तो समष्टि में उपस्थित जीवों में जनन द्वारा एक जाति के जीवों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक ना, यानी रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जातियों में वृद्धि होता है। ठीक ना, ठीक ना, एक जाति के जीवों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। ठीक है,
अगला है समष्टि का संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। जनन द्वारा समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीवों में निरंतरता बनी रहती है। ठीक ना। होता क्या है इसमें समष्टि का संगठन में कि जनन द्वारा समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीवों में निरंतरता बनी रहती है। यानी हर एक आयु के जीव जीवित रहते हैं। ठीक ना, उनकी निरंतरता बनी रहती है। आगे बात कर रहे विभिन्नताएं, वेरिएशन की बात करें तो जनन द्वारा उत्पन्न संततियां एक दूसरे से व माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। ठीक ना, वेरिएशन की बात करें तो जनन द्वारा उत्पन्न जो संततियां एक दूसरे से व माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। इस प्रकार समष्टि व जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसके द्वारा जीवों में अनुकूलनता का विकास होता है। अनुकूलनता का विकास होता है। एडाप्टेशन की बात करें हम लोग, एडाप्टेशन का विकास होता है। ठीक ना, यानी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक ना, आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से जो जीव जो संतति पैदा होता है वह अपने माता पिता से कुछ भिन्न होता है। ठीक ना, और भिन्नता होने के कारण वह नए उसकी जाति नई जाति बन जाती है। यानी अपने पूर्वजों से कुछ भिन्न होता है और ये वेरिएशन, ठीक ना, नए जाति को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये अब विभिन्नताएं भी होती हैं। जनन होने की वजह से कुछ भिन्न क्वालिटी भी बदलती रहती है। ठीक है, जाति वृद्धि से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनमें बात करें हम लोग क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी अपने माता पिता से बेटर होती जा रही है। आज की जो पीढ़ियां हैं अपने माता पिता से मोर टैलेंटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, और इस वातावरण में अनुकूलित होते जा रहे हैं। ठीक ना, जैसा वातावरण चूँकि धीरे धीरे बदलता जा रहा है और उस बदलते हुए परिवेश में वो अपने आप को आसानी से अडॉप्ट कर ले रहा है। ठीक है, आगे बात करें पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता की बात करें तो जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व व उसकी निरंतरता को बनाए हेतु आवश्यक है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाने के लिए आवश्यक है कि जीवों में जनन हो। अगर जनन नहीं होगा तो पृथ्वी से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवश्यक है, ये जनन का उद्देश्य है। और इस प्रकार जितने भी जीवधारी हैं उसमें आपको जनन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर चेक पॉइंट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, चेक पॉइंट दिया है, केले के पादप की औसत आयु कितनी होती है? तो पीछे आप पढ़ चुके हैं। मगरमच्छ का औसत जीवन काल कितना होता है? ये भी पढ़ चुके हैं। जीवाणुओं में मुख्यतः किस प्रकार का जनन होता है? तो अभी मैंने आपको बताया, ये भी पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के जनन की मूल समानताएं क्या होती हैं? ये भी पढ़ चुके हैं। समष्टि जीवों में विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? ये भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर आप जो है चेक पॉइंट का आंसर आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जनन की विधियाँ। जनन की विधियों की बात करें कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो जीवों में जनन की मुख्यतः दो विधियाँ आपको देखने को मिलती है। पहला है लैंगिक जनन, या इसको हम बोलते हैं एकल जीव जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है और इस मेहनत को आप साकार करिए। आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिए और उनसे भी कह के सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को आगे बढ़वाइए। ये आपका काम है। ठीक है, हमारा जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है।
आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन की, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंगल इंडिविजुअल्स की बात करें तो अलैंगिक जनन क्या है। तो देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता क्या है कि इसमें दो विपरीत प्रकार के लिंग का होना आवश्यक नहीं है। इसमें केवल एक ही पेरेंट होता है और एक ही प्रकार के पेरेंट से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें दो विपरीत प्रकार के लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही प्रकार के जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल विधि है। इसमें एक ही जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। संततियां आकार की व आनुवंशिकी दोनों प्रकार से अपने जनकों के बिल्कुल समान होते हैं। ठीक ना, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस प्रकार के जनन में उनकी जो संततियां होती है अपने पेरेंट से समान होती हैं, तो क्या बताएंगे? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में बिल्कुल जो उनकी संततियां होती हैं वो अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होती हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी लैंगिक जनन में अपने पेरेंट से कोई भी संतति समान नहीं होता, उसे जरूर न कुछ जरूर भिन्न होता है। बिल्कुल उसके आइडेंटिकल नहीं होते, उसके समान नहीं होते हैं, उनसे कुछ न कुछ जरूर भिन्न होते हैं। चलिए आगे बात करें। अलैंगिक जनन के परिणामस्वरूप उत्पन्न संतानों को पूर्वजक यानी क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, अतः इसे हम क्या बोलते हैं? एकल जीव जनन भी कहा जाता है। ठीक ना, एक जीव भाग लेता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एकल जीव जनन भी कहते हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या हैं? इनके लक्षण की हम लोग बात करें, अलैंगिक जनन के लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो इनके लक्षण क्या क्या है, आगे बात कर लेते हैं। तो पहला जो लक्षण है, यह केवल एक जनक द्वारा होता है, अभी मैंने बताया। दूसरा क्या है, इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तीसरा यानी गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल सूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए इसे कायिक या सोमैटोजेनिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कायिक या सोमैटोजेनिक जनन कहते हैं। अगला क्या लक्षण है, इनमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तथा संततियां जनक के समान होती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण इनकी जो संततियां होती है वो जनक की बिल्कुल समान होती हैं। पश्चिमियों की बात करें, जनन के लिए विशेष जनन अंग का विकास नहीं होता है। इनमें कोई विशेष जनन अंग नहीं होता है। आगे बात करें संततियों व जनकों में गुणसूत्रों की संख्या, संरचना तथा जीन्स समान होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला है अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। ठीक है, बहुत तीव्र गति से होता है। इसकी जो तीव्रता है अलैंगिक जनन की, बहुत तीव्र गति से अपनी संतान उत्पन्न करने में ये सामर्थ होते हैं, बहुत तीव्र गति से अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। यह अगला पॉइंट की बात करें तो यह ताप एवं भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक ना, ताप एवं भोजन के अनुकूल परिस्थितियों में होता है। उसके लिए देखिए अलैंगिक जनन के लिए एक निश्चित टेम्परेचर और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तभी अलैंगिक जनन होता है। अगर उनको अनुकूल वातावरण ना मिले, उनको अनुकूल टेम्परेचर ना मिले, उनको भोजन ना मिले, उस समय ये जनन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले बात करें अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण। अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण अनुपस्थित होता है। अगला बात किया जाए, प्राय यह निम्न श्रेणी के जीवों जैसे
जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि में आपको देखने को मिलता है। ठीक ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है? निम्न श्रेणी के जीवों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी निम्न श्रेणी के जीव हैं उनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे जीवाणु हो गए, शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए आदि में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग। आगे बात करें हम लोग तो देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। ठीक ना, कितने प्रकार का अलैंगिक जनन होता है यहाँ पर आपको संपूर्ण डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, कई प्रकार से अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो पहला है द्विविभाजन, दूसरा है बहुविखंडन, तीसरा है प्लाज्मोटॉमी, तीसरा है मुकुलन, चौथा है कलिका, पाँचवा है बीजाणु जनन, छठवां है खंडीभवन, सातवां है पुनरुद्भवन रिजनरेशन 20 को बोलते हैं, और अगला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। ठीक ना, ये सारे जो आपके जनन हैं ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के द्वारा जनन क्रिया होती है ना। बात करें द्विविभाजन की, द्विविभाजन की हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन और तिर्यक विभाजन। ठीक ना, सरल बने सिंपल बिल्कुल, लंबवत माने ऐसे लंबवत, ठीक ना, ऐसे लंबवत विभाजन हो जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होगा? ऐसे कोई जीव है ऐसे विभाजन हो जाता है। तिर्यक विभाजन क्या है? ऐसे ऐसे कोई जीव है तो इनका तिर्यक ऐसे विभाजन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन की अगर हम लोग बात करें, मुकुलन की बात करें तो मुकुलन में बडिंग की बात करें तो देखिए मुकुलन में दो प्रकार का मुकुलन देखने को मिलता है, एक बाह्य मुकुलन और एक आंतरिक मुकुलन। ठीक ना, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन, इनके बारे में आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बस देख लें कितने प्रकार के जनन हैं, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं। चलिए आगे बात करें हम लोग बीजाणु जनन की। तो बीजाणु जनन कितने प्रकार का होता है? चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, हिप्नोस्पोर द्वारा, पाल्मेला अवस्था, इंडोस्पोर द्वारा, निश्चेट बीजाणु द्वारा, ओइडिया द्वारा, ऑटोस्पोर द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर द्वारा, बीजाणु द्वारा, कोनिडिया द्वारा। अगला है आपका पिकनियोस्पोर द्वारा, यूरिडोस्पोर द्वारा, एस्कोस्पोर द्वारा, बेसिडियोस्पोर द्वारा। ये सभी जो है बीजाणु जनन के प्रकार हैं। ठीक ना, चल बीजाणु की बात करें तो चल बीजाणु में भी प्रकार हैं। इसमें क्या होता है? 2 कसाभी चल बीजाणु द्वारा, ठीक है, 4 कसाभी गुरु चल बीजाणु द्वारा। अगला है बहु कसाभी चल बीजाणु, अगला है संयुक्त चल बीजाणु। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कायिक जनन की है। तो कायिक जनन दो प्रकार के जनन इसमें देखने को मिलता है। कायिक जनन में 2 प्रकार के जनन होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में अगर बात कर लें तो प्राकृतिक में जनन कायिक जनन द्वारा कैसे होता है? तो जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पर्ण द्वारा होता है, पत्र प्रलिकाओं द्वारा होता है और टूरियांश द्वारा होता है। ठीक ना, किसके द्वारा होता है? टूरियांश द्वारा। कृत्रिम जनन की बात करें हम लोग तो ये कलम रोपण हो गया, दाब लगाना हो गया, वायु दाब लगाना हो गया, अंतःचापन हो गया, रोपण हो गया, कलिका रोपण हो गया, सूक्ष्म प्रवर्धन हो गया। इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है? कृत्रिम जनन की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए ये सभी अलैंगिक जनन के प्रकार थे। अब इसमें विस्तार से हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। करके छोटे छोटे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही जल्द ही आपका सिलेबस भी समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। हर एक पॉइंट पर चर्चा करते हुए थोड़ा सा फास्ट रहेगा हमारी पढ़ाई, है ना। परेशान नहीं होगी। जो भी अगर समझ में नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आप फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में। तो हम हर एक चीज़ नीट की भी तैयारी करते चलेंगे, है ना। उसकी क्वेश्चनों को हम लोग देखते चलेंगे ताकि आपके नीट का, है ना, नीट का भी तैयारी होता रहे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों का भी तैयारी होता रहेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।